अब हम चैप्टर का अगला पार्ट शुरू करेंगे जहाँ पे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स जो डे टू डे लाइफ के हैं उन्हें देखना पड़ेगा। पहले वीडियो है और उसके बाद एक ऑडियो है, उन्हें देखिए। पहले यहाँ पे मैंने एक वायर का रिंग लिया हुआ है जिसे सोप सोल्यूशन में मैंने डिप किया हुआ है, और इस सोप सोल्यूशन के ऊपर आप देख रहे हैं एक फिल्म बन रहा है और उस फिल्म के ऊपर कुछ कलरफुल पैटर्न आ रहा है। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा लिक्विड में पास कर रहा है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल भी देखिए यहाँ पे, जहाँ पे एक सोप बबल है जिसे ब्लो किया जा रहा है और उस सोप बबल के ऊपर आपको कलरफुल पैटर्न मिल रहा है। अगले एग्जाम्पल में जो बेल का आवाज़ होगा उसमें आप साउंड के कम ज़्यादा होने को ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसा आपने देखा कि अभी हम स्टडी करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, जो कि अपने चैप्टर का अगला पार्ट है। तो इस आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम थॉमस यंग का एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसे हम पढ़ेंगे। Principle of superposition of waves. I think you can clearly see this. If you want, you can write it down somewhere or you can mug up this in the same lecture. But for the time being, we are going to discuss some of the key points from this statement. First of all, I'm going to read each and every line of this statement. Please pay attention to each and every important point that I have just underlined over here. What is the statement? It goes like this. Whenever two or more than two waves of same type traveling in same medium arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement independently, while the total displacement at that point is the vector sum of displacements due to each wave. आपको ये स्टेटमेंट अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलेगा। चैप्टर 6 के अंदर ऑलरेडी आप इसे पढ़ने वाले इस साल 12th स्टैंडर्ड में। वैसे जिन लोगों को याद है, ये मैंने लास्ट ईयर जब हम स्टडी कर रहे थे कुछ पॉइंट्स को रे ऑप्टिक्स में, तब मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो यहाँ पे हम कुछ बातें इस स्टेटमेंट के अंदर का डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या क्या है देख लेते हैं। वैसे इन जो अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स को है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। डिस्कस कर लेते हैं। इट सेज दैट we need two or more than two waves. That means this statement is valid, or this law principle is valid when we have minimum at least two waves. दो से ज़्यादा होते हैं तो भी ये क्या करेगा, काम करेगा। But if we have minimum of two waves, then this principle is going to work, right? Now it says that we need waves which are of same type. So last year जब मैंने रे ऑप्टिक्स को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि वेव जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मेजरली हमारे पास जो टाइप ऑफ वेव्स आते हैं वो है मैकेनिकल वेव्स, याद है, जिसके अंदर आपके स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव आता है। ठीक है, पहला जो रहेगा वो मैकेनिकल वेव रहेगा जिसमें आपका आता है स्टेशनरी वेव जो ट्रैवल नहीं करेगा, जिसे हम इस साल भी पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा प्रोग्रेसिव वेव, राइट। प्रोग्रेसिव वेव में हम फिर से पढ़ चुके हैं ट्रांसवर्स वेव को और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल क्या रहेगा, वेव्स विच आर ऑन द सरफेस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल रहेगा साउंड। ठीक है, तो हम मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आता है, जिसके अंदर अब मैं पूरा तो नहीं लिखने जाऊंगा क्योंकि हम सबको याद है ये कौन कौन सा वेव्स है। गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो,
and we have radio waves. So we have electromagnetic waves. While तीसरा जो था जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला था वो था मैटर वेव्स एंड ऑल दैट, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग हमें पता है कि वेव्स होते हैं दो टाइप के, मैकेनिकल, दो तीन टाइप के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव, जहाँ पे हमने स्टेशनरी वेव को इस साल पढ़ना. ये जो वेव्स है कौन कौन सा, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतने सारे टाइप, ये सभी के सभी क्या है, दीज आर वेव्स. दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन ऑफ वेव्स इज वैलिड फॉर ऑल द वेव्स. मिनिमम कितने होने चाहिए, वी शुड हैव ओनली 2 waves, but if there are more than 2 waves then it is okay, but we need at least 2 waves, but these 2 waves they should be of same type. Getting सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि आपका वेव जो है वो दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए. दैट मीन्स वाटर एंड साउंड, वाटर के ऊपर का वेव और साउंड के ऊपर का वेव ये काम नहीं करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी वैसे ही है. अगर आप विजिबल लाइट ले रहे हो और उसके साथ अगर आप इंफ्रारेड ले रहे हो या फिर एक्सरेज को कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पे वो बात काम नहीं करेगा. अगर आप यूवी लाइट लोगे तो पॉसिबल है, साउंड लोगे तो पॉसिबल है, विजिबल पॉसिबल है, बट वी डोंट नीड 2 waves which are of totally different type. So we need at least 2 waves, and both the waves that we are going to consider, they should be of same type. Now one more condition is this, that both the waves they should be traveling through the same medium. That means एक वेव ट्रैवल कर रहा है एयर में और दूसरा वाटर में, तो ये काम नहीं करेगा. ठीक है. सो वी नीड 2 waves, they should be of same type and they should travel in the same medium. Now when these waves are traveling they should meet with each other at a particular point. स्टेटमेंट का अगला पॉइंट बोलता है कि these waves they should arrive at a point simultaneously. That means whenever these 2 waves they are traveling they should travel from somewhere and they should meet at a particular point. ऐसा नहीं कि एक वेव एक पॉइंट से इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा. So we need at least 2 waves which are of same type, they should travel in the same medium, but they should meet somewhere. What happens if they meet? When these waves they meet, they produce their own displacement independently. Of course मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ अगले एग्जाम्पल से. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे मैंने 2 वेव्स लिया हुआ है, शायद से दिख रहा है आपको. मैंने एक वेव को थोड़ा सा ज़्यादा पर्पल कलर किया हुआ है जिसे मैं वेव नंबर A बोल देता हूँ, इसको मैं वेव नंबर B बोल देता हूँ. Now these 2 waves are transverse waves. Let us say ये पानी के ऊपर का 2 वेव है और ये ट्रैवल कहाँ पे कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है या एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. सो पहला वेव जो है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है उससे ध्यान दीजिएगा, वो है स्मॉल लेटर A से मैंने दिखा हुआ है. वाल दूसरा जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसे मैंने कितना दिया है, एम्पलीट्यूड मैं बोल देता हूँ. अब आपको शायद से एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ वी हैव 2 waves which are having amplitude of A, amplitude of B. Both the waves are of same type and these 2 waves are traveling. When these 2 waves they travel and they meet at a particular point, यहाँ पे आके लड़े से वो मिल जाता है. ठीक है. तो क्या होगा, A ने पानी को कितना डिस्प्लेस किया है, एम्पलीट्यूड A से, और सेकंड वेव ने कितना डिस्प्लेस किया हुआ पानी को, B से. ठीक है. तो ये वेव पानी को डिस्प्लेस करते हुए आगे जा रहा था और एक जगह पे जाके मिला तो क्या हुआ, तो अकॉर्डिंगली वी हैव 3 केसेस. केस नंबर 1 है, दूसरे पेज पे मैं केस नंबर 2 और तीसरा केस नंबर 3 भी आपके सामने रख देता. बट फॉर द टाइम बीइंग सबसे सिंपल देख लेते हैं सिचुएशन क्या होगा जब ये 2 वेव्स मिल जाएगा. देखिएगा A और B कहीं पे जाके मिला तो आपको इफेक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा. पहला वेव कहाँ पर है, ये रहा इस तरह से, और दूसरा वेव ये इस तरह से. अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बोला है वो है वर्ड इंडिपेंडेंटली. दैट मीन्स हर वेव अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट रखता है. व्हाट डज दैट मीन, अगर इसने पानी को लेट अस से A का वैल्यू मैं 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ
तो जब ये वेव यहाँ पे आएगा तो पानी को डिस्प्लेस करेगा 3 से। व्हाट अबाउट सेकंड वेव? दूसरा वेव लेट अस से इसने कितना कर दिया, 4 सेंटीमीटर से पानी को डिस्प्लेस किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आएगा। पहला वाले ने 3 से डिस्प्लेस किया, तो अब ये दूसरा वेव यहाँ से शुरू होगा एंड इट इज़ गोइंग टू डिस्प्लेस वाटर फर्दर 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दूसरे वाले ने यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया जैसे कि पहला है ही नहीं। दूसरा वाला वेव, that is the second wave, it needs to displace water by 4 centimeter. So it will displace water 4 centimeter above and 4 centimeter below, irrespective to the presence of another wave, that is wave having displacement of or amplitude of 3 centimeter. So what happened over here is जो result आपको मिला वो result था A plus B का। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 और ये 4, 3 और 4 कितना हो रहा है यहाँ पे, 7 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो 7 सेंटीमीटर का था। अब आप बोलेंगे ये तो अलजेब्रिक सम है, ये तो वेक्टर सम कहाँ पे, ये आपको समझेगा 2 मिनट में। अभी के लिए सबसे इजी फॉर्मेट जहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 वेव्स एक टाइप का एक मीडियम में ट्रैवल होने वाला मिला तो आपको इफेक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। अगर ये वेव्स कुछ अलग तरीके से मिलता है, जैसे कि केस नंबर 2 है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, ये केस नंबर 2 है, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे फिर से वेव ए जिसका आप डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर। अगर आपको चाहिए तो आप वैल्यूज़ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख के आप वहाँ पे a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 4 से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन करते हुए आप मेरे साथ साथ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ए और बी ज़रूरी नहीं कि पिछले एग्जाम्पल की तरह मिले, वो शायद इस तरह से भी मिल सकता है, जहाँ पे देखिएगा ए जो है वो अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे और नीचे ये नीचे की तरफ आ गया। उसी वक्त व्हेन द ए वाज डिस्प्लेसिंग वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, second wave it is displacing water in the downward direction. I am giving the example of water because it is very easy to understand. So 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, उसी वक्त दूसरा वेव क्या कर रहा है, दूसरा वेव पानी को 4 से नीचे खींचेगा। देखिएगा 3 से ऊपर 4 से नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिखेगा वो कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा आपका वो दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये तो वेव्स मिलने के बाद, लेकिन उसका रिजल्ट जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए प्लस बी, इट विल बी ए माइनस बी, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट एंड शेयर वी आर गोइंग टू कंसिडर द डायरेक्शन। ठीक है, तो ए ऊपर गया, बी नीचे गया तो मैंने उसे माइनस कर दिया। तो ये जो वैल्यू आर है, कैपिटल लेटर आर, नाउ दिस आर इज गोइंग टू बी ए प्लस बी। टेक्निकली वेक्टर के फॉर्मेट अगर आप जाएंगे तो वो ए प्लस बी होगा, लेकिन बी का डायरेक्शन नीचे है तो वो मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा ए माइनस बी। इसका मतलब है 3 ऊपर 4 नीचे, तो रिजल्ट होगा 1 1 का नीचे की तरफ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एग्जाम्पल ईजी था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेव्स जब एक लाइन में ट्रैवल करें तो वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मिले या फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मिले। शायद से देखिएगा, मैं आपके पेन को यहाँ पर रख देता हूँ, आप 2 पेन यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा। एक वेव जो है वो इधर से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये जो वेव का डायरेक्शन मैं अगले पेज पे दिखा दे, ब्लैंक पेज लेता हूँ। नाउ कंसिडर दैट वी हैव 2 वेव्स। Earlier in the first example, both the waves they were traveling in the same direction. मैं एक ही पेन ले लेता हूँ, एक ही कलर का। ओके, यहाँ पे देखिएगा ए बी दोनों वेव क्या कर रहा था, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, राइट, सेम डायरेक्शन में। तो रिजल्ट आपको कितना मिला, 3 + 4 = 7। सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में वन वेव वाज ट्रैवलिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, वाला अनदर इज ट्रैवलिंग द अपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे इफेक्ट क्या मिला आपको, 3 - 4 का क्या हो गया, 1 हो गया -1 में। और उसके बाद क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल में one wave is traveling like this and second wave is traveling like this. They are not traveling along the same line, they are traveling by making some angle between them, right? इसका मतलब है अब मुझे डायरेक्शन जो है, वेव्स किस डायरेक्शन में जा रहा है
वो जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. सो व्हेन द वेव्स आर ट्रैवलिंग नॉट इन सेम डायरेक्शन, not in opposite direction, but they meet at a particular point making some angle between them, then we need to consider vector sum. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं अगला पॉइंट लेता हूँ. यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल रहेगा मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये केस नंबर 3 है. ए बी, जब ये दोनों वेव्स मिला तो रिजल्ट जो होगा वो यहाँ पे मैंने ए फॉर्मूला लिखा हुआ है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा. अगर आपको याद आ रहा है तो पिछले साल हमने इसे पढ़ा हुआ है. पैरेललोग्राम थ्योरम जो था, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का पार्ट जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे लिया था. Now if I apply this formula to these displacements, then the resultant displacement r is going to be like this. देखिएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पहले केस में 7 हुआ, दूसरे केस में -1 हुआ, लेकिन इस बार अब वो कुछ भी हो सकता है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड कॉस थीटा. ठीक है, दैट एंगल मैटर्स अ लॉट. इसका मतलब है जब भी दो वेव्स मिलेगा तो उनका जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है, लेकिन आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ द वर्ड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इट इज़ गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू ईच वेव. क्लियर. तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर मिल जाता है तो वेव्स उनके किस तरह से मिल रहा उस हिसाब से क्या कर लेता है, जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है, शायद से आपको इस लेक्चर का पहला पार्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेव्स. उसके बाद हम आगे जाते हैं और स्टडी कर लेते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डील स्पेशली अबाउट दिस लाइट. ठीक है, ओके. लाइट का इफेक्ट पानी के सरफेस के ट्रांसवर्स वेव्स की तरह रहेगा, जहाँ पे एक आदमी जो है वो पानी के सरफेस पे वेव्स क्रिएट कर रहा है जो ओवरलैप कर रहा है. और इफेक्ट देखिए, exactly same effect you can see on the surface of a compact disc where light shines and produces different colors of light. दोनों एग्जाम्पल्स को आप बाद में फिर से देख सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है. हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो हमारे लास्ट लेक्चर थे वहाँ पे देख चुके हैं कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है. तो यहाँ पे मैंने दो वेव्स कंसिडर किया हुआ है, एक ब्लू में और एक पर्पल में मैंने दिखाया हुआ है, और ये दो वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं. जब ये दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ध्यान दिया आपने, यहाँ पे पहला वेव का एम्पलीट्यूड और यहाँ से शुरू होगा दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड. ठीक, तो ये जो रिज़ल्ट रहेगा इन दोनों वेव्स के ओवरलैपिंग के बाद वो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है. जो रिज़ल्ट रहेगा वो रिज़ल्ट इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड से ऑलवेज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, विच इज़ गोइंग टू बी मैक्सिमम. Well, in this case, the result is going to be minimum. That means it is not going to be the amplitude of first wave or second wave. It is going to be less than A or it is going to be less than B. But the result is not going to be maximum. It will be minimum. Now, दोनों waves में, दोनों cases के अंदर क्या change हुआ? Resultant wave का amplitude जो है वो चेंज हो गया, कहीं पे मैक्स हुआ तो कहीं पे मिनिमम हुआ. हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि इंटेंसिटी जो होता है, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है.
तो जब मैं लाइट की बात करता हूँ और लाइट के अंदर वेव्स जो है वो वेव्स ओवरलैप करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो उसका इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो आपने उस कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर आपने देखा, वहाँ पे आपने देखा कि कलरफुल पैटर्न आपको मिल रहा है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह पे क्या हो रही है, वो चेंज होते जा रही है। सेम एग्जांपल आपने वो पानी के ऊपर का वेव्स भी देखा, जहाँ पे दो वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस मिल जाता है तो वो कहीं पे आपको कम या कहीं पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता ये है कि आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, मैक्स हो जाता है, वाइल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। अगर ये मिनिमम वैल्यू मैं ज़ीरो कंसिडर कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो आपको यहाँ पे डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस मतलब आपको पूरा का पूरा क्या दिखेगा, शैडो दिखेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डार्कनेस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्कनेस। और इसे एक और नाम भी है, इसे कैंसलेशन भी बोला जाता है, कैंसलेशन। ठीक है, तो दो तीन नाम आप ध्यान रखिएगा, कैंसलेशन, डार्कनेस या डिस्ट्रक्टिव। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या नाम रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव है तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड एनहांसमेंट। ठीक है, कैंसलेशन का एनहांसमेंट, और वहाँ पे डार्कनेस है तो यहाँ पे ब्राइटनेस भी बोला जाएगा। सिंपल वर्ड में जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको जहाँ पे लाइट ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे वो बोलेगा ब्राइट या ब्राइट बैंड्स। ठीक है, शेड्स आएंगे तो उनको बोलेंगे हम बैंड्स। और जहाँ पे आपको कंप्लीट शैडो या कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट शैडो या कंप्लीट डार्कनेस मिलेगा तो वहाँ पे आप उसे बोलेंगे डार्क बैंड। ठीक है, okay, so we have constructive interference, destructive interference. In case of light, if you're dealing specially with the light, then there will be maximum light or there'll be shadow. Got it? Maximum light या फिर shadow रहेगा। So we have, हमारे चैप्टर का पार्ट क्या क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें हमने पहला पार्ट क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है जब भी दो लाइट वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो उसे हमने बोला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ब्राइटनेस या ज़्यादा लाइट मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव के अंदर ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव में हमने बोला ज़्यादा लाइट या ब्राइट लाइट, डिस्ट्रक्टिव में मैं बोल रहा हूँ कम लाइट या कम्प्लीटली डार्कनेस। ठीक है, अगर हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लाइट का जो हमारे सिलेबस के अंदर है उसे हम ध्यान रखें तो आपको एक जगह पे मैक्सिमम लाइट या फिर ब्राइटनेस मिलेगा और उसके दूसरे ही साइड में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट डार्कनेस, लाइट शैडो, ब्राइट डार्क, ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? आगे हम स्टडी कर लेते हैं यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे स्टडी कर लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली दिस क्वेश्चन इज़ रिपीटेड इन ऑल्टरनेट एग्जाम्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, वो डायग्राम भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक को आगे शुरू कर लेते हैं। थॉमस यंग, it's a name of a scientist who performed this experiment. It is supposed to be one of the basic or the initial experiments which proved that light is having one more property apart from reflection, refraction, polarization. उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है लाइट के पास और वो इंटरफेरेंस है। ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1801 के आसपास ये किया हुआ था
और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अरेंजमेंट था वो बहुत ही सिंपल था। ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम के अंदर आप हर एक चीज़ को शायद से देख पा रहे हैं। देखिएगा, इसमें मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक के सामने एक ऐसे 3 कार्डबोर्ड रखा हुआ है। फर्स्ट कार्डबोर्ड, उसके अंदर एक छोटा सा पिन होल किया हुआ है, उसे सनलाइट के सामने रखा। फिर उसके पीछे उन्होंने रखा हुआ है दूसरा कार्डबोर्ड, जिसके अंदर 2 छोटे से पिन होल्स बने हुए हैं। पिन होल्स का मतलब होता है निडल से जो आपने होल बनाते हैं उसे आपने बना के रखा। पहला स्क्रीन सनलाइट की तरफ, उसके पीछे आपने रखा हुआ है दूसरा स्क्रीन जिसमें 2 होल्स बने हुए हैं, और उसके पीछे आपने क्या किया हुआ है, एक ब्लैंक वाइट स्क्रीन रखा हुआ है। ठीक है, तो अरेंजमेंट आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझ में आ गया। वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट हमने लिया, उसे रखा आपने एक स्क्रीन या पहला कार्डबोर्ड के ऊपर स्ट्राइक किया हुआ, और ये अरेंजमेंट है। मैं एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सनलाइट जो रहेगा वो एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट है ना। व्हाट इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट? पॉलीक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक का मतलब है एक से ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट है। ठीक है, आपने पहले लिया हुआ है पॉलीक्रोमैटिक लाइट को। सनलाइट जब अर्थ पे आता है और ये कार्डबोर्ड के ऊपर आके स्ट्राइक करता है तो वो ऑलमोस्ट क्या बन जाता है, प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेन वेव फ्रंट। अगर वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पोलराइजेशन, मतलब वो जो कुछ 1-2 लेक्चर पीछे हमने वेव फ्रंट जो कंसेप्ट लिया था वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट लिया हमने और इस सनलाइट को स्ट्राइक करवाया कहाँ पे, फर्स्ट कार्डबोर्ड पे। इस कार्डबोर्ड के अंदर एक छोटा सा होल बना हुआ है। ठीक है, तो सनलाइट क्या करेगा, इस कार्डबोर्ड के अंदर से जाएगा और वो उसके सामने रखे हुए, मतलब सनलाइट पहला कार्डबोर्ड, उसके पीछे जो रखा हुआ है, समझे ना आपको, उसके पीछे पहले कार्डबोर्ड के पीछे आपने क्या रखा है, दूसरा कार्डबोर्ड। तो लाइट इसके अंदर से निकलेगा और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा है कि किसी भी छोटे से होल से सनलाइट अगर आगे आता है तो एक सर्कुलर या ब्राइट स्पॉट जो है आगे प्रिंट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये मैं एक कलर पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे इससे निकला हुआ लाइट, देखिएगा मैंने इसे कैसे दिखाया, ये इस तरह से एक पर्पल कलर का पेन से इंक से मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, ये लाइट आया यहाँ से और ये यहाँ पे स्ट्राइक किया। नाउ व्हाट हैपन्स, नाउ यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस लाइट के अंदर, इस लाइट के जो ब्राइट लाइट आ रहा है उसमें हमने पिन होल्स करके रखा है, 2 छोटे छोटे पिन होल करके रखा है। इनको मैं बोल रहा हूँ S1 और S2। अब आप बोलेंगे S1 S2 क्यों? क्योंकि चैप्टर के अंदर आगे जब मैं जाऊंगा तो इनका रेफरेंस मुझे आएगा। अब बस ध्यान रखिएगा कि इनका नाम हमने क्या रखा है, S1 और S2। वाइल पहला जो होल रहेगा मैं इसको नाम देता हूँ S से लाइट निकला, वो आगे स्ट्राइक किया, जहाँ पे स्ट्राइक किया उसके अंदर आपने क्या कर दिया, 2 छोटे छोटे होल कर दिया जिनका नाम आपने रखा है S1 और S2। S1 और S2 से लाइट आगे निकलेगा। अब S1 और S2 से आगे निकलेगा ऐसे हमने बोला है, ध्यान दीजिएगा, इससे भी लाइट बाहर निकलेगा, इससे भी लाइट बाहर निकलेगा। थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो, छोटा सा क्लिप देखा था जहाँ पे आपने देखा था कि एक इंसान जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, पानी के सरफेस के ऊपर 2 बॉल्स को एक के पास एक क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, जिससे कि वेव्स बनता है। ठीक है, वो 2 पानी के सोर्स बने थे जिनकी वेव्स आके जाके मिल गया था। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, ये S1 से लाइट निकला जो आगे जा रहा है, ये S2 से लाइट निकला जो कि आगे जा रहा है। तो ये इन दोनों से निकला हुआ लाइट आगे जाएगा और आगे जाते जाते वो एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। हमने वर्ड क्या यूज़ किया है मिल जाने के लिए, interfere होगा, right? So the light waves which are coming from source S1 and S2, they are going to interfere and they are going to produce some kind of pattern on this screen. ठीक है, तो जब आपका लाइट, दोनों से मिला हुआ लाइट इस स्क्रीन के ऊपर आएगा तो आपको यहाँ पे
कलरफुल पैटर्न मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कलरफुल पैटर्न मिलेगा। अब आप बोलेंगे कैसा कलरफुल पैटर्न? तो आपने अभी जो एक छोटा सा शायद से वीडियो था या एक पिक्चर था जहाँ पे आपने एक सीडी जो था, डीवीडी या सीडी जो था, उसके ऊपर जो कलरफुल पैटर्न आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही कलरफुल पैटर्न आपको कहाँ पे मिलेगा? स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया, अदरवाइज़ ये एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे चाहिए तो आपके लिए थोड़ा सा इसे रिवाइज भी कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको आंसर में क्या क्या लिखना? This experiment, it was given by Thomas Young in 1801. He took two cardboards which are placed one after the another. Actually, three cardboards which are placed one after the another. First cardboard is exposed to sunlight and it is having a small hole in it. This light which is passing from first hole, it strikes on the second cardboard, and in that bright spot we are making two pinholes S1 and S2, and the light coming from these two holes gives colorful pattern on the screen. 4-5 लाइन हो जाएगा आपका, इसमें ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने यहाँ पे क्यों रखा है। पॉलीक्रोमैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीक्रोमैटिक सनलाइट VIBGYOR 7 कलर रहेंगे, 7 अलग अलग वेवलेंथ रहेगा, मेजरली 7 अलग अलग वेवलेंथ रहेगा, तो आपने इसे पॉलीक्रोमैटिक बोला है। लेकिन ये डायग्राम जो है ये हमारे बुक के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, इसी डायग्राम का एक मॉडिफाइड वर्जन लिया हुआ। वो मॉडिफाइड वर्जन कैसा? उन्होंने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब आप बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट कौन सा होगा? सोडियम लैम्प, कुछ भी हो, आप ऐसा लाइट लीजिएगा जिसका वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। इससे निकलने वाली लाइट का वेवलेंथ क्या रहेगा? सिंगल रहेगा, ठीक है। अब ये तो एक क्या है, छोटा सा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। ओके, डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि लाइट अगर इससे निकला तो ये लाइट कुछ इस तरह से आगे जाएगा। शायद से ये कलर आपको दिख नहीं रहा, मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइट निकला और ये इस तरह से आके इस लेंस के ऊपर स्ट्राइक किया। सब लोग जानते हैं कि व्हेनेवर दिस रेज दिस स्ट्राइक ऑन दिस लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, ये कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में आगे निकल जाएगा। याद है ना आपको? तो ये लाइट आया और आगे निकल गया। एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट हमको फिर से क्या करना है? रिपीट करना है। देखिएगा क्या किया हमने। पहले लिया एक कार्डबोर्ड जिसे आपने इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स के सामने रखा। द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस मोनोक्रोमैटिक सोर्स, इट पासिस थ्रू अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, जो कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? प्लेन वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करेगा। इज़ इट कंपल्सरी टू हैव प्लेन वेव फ्रंट? नो, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन ये जैसा आपने एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट बुक के अंदर दिया हुआ, मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ। सो ये लाइट क्या किया? ये लाइट आया आगे और ये यहाँ पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। इसके अंदर आपने क्या कर दिया? फिर से वही एक छोटा सा होल कर दिया जिसका नाम आपने क्या रखा हुआ है? एस। लाइट इस एस से निकलेगा और उसके बाद जो उसके पीछे जो रखा हुआ है दूसरे कार्डबोर्ड पे जाएगा और वहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये लाइट इससे निकला, ये लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक किया और इसके अंदर से पास हुआ, तो ये लाइट यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट देगा ऑन द सेकंड slit. Let us say we have this bright light which is coming from first slit and it falls on this. So यहाँ पे दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या कर दिया? यहाँ पे 2 छोटे से होल्स कर दिया। फिर से इनका नाम क्या रखेंगे हम? S1 एंड S2. नाउ दीज टू आर दी सोर्सेस ऑफ लाइट। इससे लाइट बाहर निकल रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है? एक तरह के सोर्स ऑफ लाइट बन रहा है, ठीक है। तो पीछे से जो है लाइट निकलेगा इससे और वो आगे जाएगा। नाउ अगेन दीज लाइट वेव्स आर गोइंग टू ओवरलैप विथ ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। नाउ पिछले वाले एग्जाम्पल में इफ़ यू रिमेंबर, अभी जो 2 मिनट पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे कैसा मिल रहा था? यू आर गेटिंग कलरफुल पैटर्न, राइट। नाउ हियर वी हैव चेंज्ड द मेन सोर्स ऑफ लाइट। पहले यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ लाइट कैसा था? पॉलीक्रोमैटिक। नाउ हियर वी हैव मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, राइट। सो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फिर से
पैटर्न मिलेगा, लाइट का अलग अलग कलर का पैटर्न मिलेगा, लेकिन ये पैटर्न में अब जो लाइट का इंटेंसिटी है वो सिस्टमैटिकली क्या करेगा, चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, तो मैं इसे समझा देता हूँ। जब आप उस डीवीडी को देख रहे थे, डीवीडी के ऊपर के अलग अलग कलर्स को देख रहे थे, तो वहाँ पे आपको हर पार्ट डीवीडी का जो है वो दिख रहा था। मतलब कहीं पे भी आपको वहाँ पे शैडो या डार्कनेस नहीं दिखा था, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा था, कंप्लीट कलरफुल पैटर्न मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सोर्स ऑफ लाइट को बदल दिया, तो यहाँ पे मुझे जो स्क्रीन के ऊपर मिलेगा वो रहेगा ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट एंड डार्क। लाइट रहेगा, फिर शैडो आएगा, लाइट रहेगा, फिर शैडो, लाइट, फिर शैडो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाइट जो है वो अपने आप को सिस्टमैटिकली क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया। कहीं पे वो मैक्सिमम बन गया तो उसी के पड़ोस में वो मिनिमम, लेकिन इस केस में मिनिमम का मतलब मैंने कितना कंसिडर किया है, ज़ीरो कंसिडर किया है। मैक्सिमम लाइट आया, फिर ज़ीरो आ गया, फिर से मैक्सिमम लाइट आया और फिर से क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है ये एक स्पेशल तरह का इंटरफेरेंस है जो कि हमारे सिलेबस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वेयर द लाइट एनर्जी इट बिकम्स मैक्सिमम वाइल लाइट एनर्जी इट बिकम्स मिनिमम। सो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। आप इसे अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि ये आप पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको जितना टू द पॉइंट कर सकते हैं आप उतना इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी होता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस। ये तो एक्सपेरिमेंट बहुत साल पुराना 1801 का है, मतलब लगभग 200 साल पहले का एक्सपेरिमेंट है ये, तो हमें इसे अब क्यों पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्वेश्चन आता है गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन जनरली आता ही है, आपको यहाँ पे लिखना है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रॉपरली डेमॉन्स्ट्रेट किया किसे, एक लाइट की प्रॉपर्टी है, जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, पोलराइजेशन था, स्कैटरिंग था, उस तरह से उन्होंने बताया कि लाइट के पास एक और प्रॉपर्टी है क्या करने का, इंटरफेयर करने का। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप प्रॉपरली डेमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हो किसका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। गॉट इट? व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट, इसके पहले अगर आपको याद है तो चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था कि न्यूटन बोलता है कि लाइट क्या है, कॉर्पस्कल मतलब पार्टिकल है, फिर यूएन आता है वो बोलता है कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड ऑल दैट। तो डिस्कशन चलते जा रहा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि लाइट क्या है, लाइट इज़ वेव, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए क्या होना ज़रूरी है, वेव होना ज़रूरी है। किसका इंटरफेरेंस हो सकता है, वेव्स का। तो लाइट क्या है, लाइट के पास वेव नेचर है, ये प्रूव हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, वैसे आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा, मैंने वहाँ पे पॉलीक्रोमैटिक एंड मोनोक्रोमैटिक बोला था, बराबर है ना, तो उसका यूज़ जो है या फिर उसका इम्पोर्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। वहाँ पे हमने यूज़ किया था मोनोक्रोमैटिक लाइट। That means this experiment it is helpful to find the wavelength of monochromatic light. रेड कलर का वेवलेंथ क्या होगा, ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होगा, या फिर जो भी लाइट, याद है आपको जो भी आपने यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ किया था उसका वेवलेंथ, एग्जैक्टली वेवलेंथ कितना होगा, ये आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। आपको इसके बारे में क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। अगले लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम के साथ भी हम डील करते हैं और उसके आगे हम जाते हैं इस थ्योरी के